माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट टू बेस्ड एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को कैसे अप्लाई करते हैं और साथ ही साथ ये हमने एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन लिया है जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से नहीं बल्कि न्यूटन्स लॉ भी फाइंड करना न्यूटन्स लॉ भी अप्लाई करना होगा कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन किसको कहते हैं और फिर हम प्रॉब्लम पे आएंगे और फिर उसके बाद हम लोग अ, दो मेथड से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कहते किसको हैं। तो ऐसा ग्रुप ऑफ ए बॉडी जो स्ट्रिंग से मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो और ब्लॉक्स जो है मोशन में हो, तो ऐसा रिलेशन जो ब्लॉक्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन का रिलेशन बताता हो, उसी को हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कहते हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट फाइंड करने का सबसे इजी और सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो है वो हम लोगों को वर्चुअल वर्क मेथड है। वर्चुअल वर्क मेथड है क्या, उसको जरा सा समझ लीजिए। हमारा स्ट्रिंग अगर मासलेस है और उससे इस ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं और ब्लॉक मोशन में है, तो क्लियर है कि थ्रू आउट मोशन ब्लॉक्स के मोशन के दरमियान स्ट्रिंग की लंबाई चेंज नहीं हुई होगी। इसका मतलब स्ट्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर नहीं हुआ होगा, ना रिलीज हुआ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रिंग पूरे सिस्टम पे टोटल वर्क जीरो करेगा। ये सिंपल छोटी सी बात को हम लोग उसी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं हम लोग ऐसे। सिग्मा वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। ठीक है, इनको कैसे डिफाइन करते हैं देख लीजिएगा। प्रत्येक ब्लॉक पे साथ ही साथ मूली पे, तो प्रत्येक ब्लॉक पे ये टेंशन कितना उस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है और उस ब्लॉक का क्या डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, प्रत्येक ब्लॉक के लिए हम लोग टी डॉट डी एस लिखते हैं और सबको जोड़ देते हैं। सबका सम जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात किया है कि मासलेस स्ट्रिंग पूरे सिस्टम पे वर्क जीरो करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर नहीं होता है, ना एनर्जी वो किसी से ले सकता है बाहर से, तो और ना एनर्जी वो देने की स्थिति में होता है। इसी को हम लोग और बेहतर ढंग से हम लोग इसको डी टी से अगर हम डिवाइड कर दें तो सिग्मा डॉट ये हो जाएगा वी ए जीरो। मतलब जैसा रिलेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट में है वैसा ही रिलेशन हमारा वेलोसिटी में भी है। लेकिन अगर हम एक्सेलेरेशन में रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं तो हमको इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। मतलब सिग्मा टी डॉट वी अप्लाई करना है। ठीक है, तो सिग्मा टी डॉट वी में होगा क्या कि जैसे मान लेते हैं कि कभी कभार टी और वी के बीच का एंगल चेंज करता है। तो चेंज करता है तो फिर हम इसको अगर चेंज नहीं करता है, मतलब टी और वी के बीच का एंगल अगर मोशन के दरमियान टेंशन और ब्लॉक की वेलोसिटी के बीच का एंगल अगर चेंज नहीं करता है तो हम इस टेंशन को बाहर निकाल सकते हैं और हमारे पास रिलेशन आएगा टी डॉट डी वी बाई डी टी जीरो। मतलब क्या होना चाहिए, हम ये करना चाह रहे हैं कि एंगल बिटवीन टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स एंड velocity, velocity of block remains same, वो चेंज ना होता है। मतलब थीटा हमारा कांस्टेंट है। वैसे स्थिति में हम लोग इसको इस टेंशन को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं और फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वी को, तो डी वी बाई डी टी हो जाएगा और हमारे पास रिलेशन आएगा सिग्मा टी डॉट ए।
इसका मतलब कि जैसा रिलेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट में है वैसा ही रिलेशन वेलोसिटी में है, लेकिन वैसा ही रिलेशन एक्सलेशन में तब होगा जब हमारा थीटा कांस्टेंट होगा, थीटा वेरी ना करता हो। अगर थीटा वेरी करता है तो उसको हम यहाँ तक तो हम वेलोसिटी के बीच रिलेशन तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन आगे फिर हमको बेसिक से डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे, उसको हम साइड बाद में डिस्कस करेंगे कभी। ठीक है, अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसमें हमारा थीटा हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, और ये तीन तरह का दिख एक जैसा दिखने में दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो जैसा रिलेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट में होगा वैसा ही रिलेशन हमारा वेलोसिटी में होगा, और वैसा ही रिलेशन हमारा एक्सेलरेशन में भी आने वाला है। फिर जरा देखिएगा, जो हमारे पास क्वेश्चन है ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ ये कंस्टेंट रिलेशन सिग्मा टी डॉट डी एस अप्लाई करने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। इसमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके भी हम लोगों को करना पड़ेगा। जैसे इसमें कहा गया है कि दो ब्लॉक है जिसका मास सेम है, और इनिशियली दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस मासलेस रस्सी से इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, और एक एक्सटर्नल एजेंट जो है वो इस एंड को खींच रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जब ये कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको जब खींचेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, तो इस ब्लॉक पर भी फोर्स लगेगा, इस ब्लॉक पर भी फोर्स लगेगा। ठीक है, ऐसे स्थिति में इसका एक्सेशन राइट साइड में, इसका एक्सेशन लेफ्ट साइड में, और दोनों कुछ समय के बाद कोलाइड। क्वेश्चन ये राइज किया जा रहा है कि जिस समय ये दोनों ब्लॉक कोलाइड किया किया होगा उतने समय में ये एंड कितना डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो इसको हमने दो मेथड से सॉल्व किया है। एक हमने सिग्मा टी डॉट एस लगाया है। ठीक है, और इसको सॉल्व करने से पहले जैसे देखिए हम लोग कुछ अनुमान लगाते हैं, विजुलाइज करते हैं कि आपस में क्या रिलेशन होगा। देखिएगा कि मान लेते हैं कि अगर एफ फोर्स से अगर खींच रहे हैं इस इनको, तो हम लोग सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ब्लॉक यहाँ पे एक कंसिडर कर लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि ये ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है राइट साइड। ठीक है, तो मान लेते हैं इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन हमारा राइट साइड में ए है। ठीक है, और ये ब्लॉक का एक्सेलेरेशन हमने ए1 लेफ्ट साइड में माना है, और ए2 इसका क्लियर है लेफ्ट साइड में होगा क्योंकि फोर्स हमारा इस पे लेफ्ट साइड में लग रहा है। क्लियर है कि इस ब्लॉक पर अगर हम फोर्स देखते हैं तो यहाँ यहाँ अगर मान लेते हैं इस रस्सी में टेंशन अगर एफ है तो यहाँ पर भी एफ फोर्स लगेगा, इस पुली पर एफ फोर्स लगेगा, और इस पे भी एफ फोर्स लगेगा। मतलब थ्रू आउट इस पूरे सिस्टम पे हमारा एफ थ्री एफ फोर्स लगेगा, और इस पे जो है हमारा एफ और एफ टू एफ फोर्स लगेगा। क्लियर है कि इस ब्लॉक का जो एक्सेलेरेशन होगा वो हमारा हम कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ से ए बराबर A1 इज इक्वल टू 3F/m होगा। ठीक उसी तरह से A2 इज इक्वल टू 2F/m होगा, हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं दोनों को देख करके कि A1 और A2 में कैसा रिलेशन है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, A1 इज इक्वल टू 3F/m, F/m को हम A मान लिए, तो हम A1 को हम 3A लिख सकते हैं और A2 को हम लोग 2A लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम कंस्ट्रेंट रिलेशन अप्लाई कर रहे हैं, जरा से ध्यान रखिएगा। इसका एक्सप्रेशन हम मान रहे हैं ए, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अगर हम अप्लाई करें पूरे सिस्टम के लिए, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक। ठीक है, ये तीनों ब्लॉक पे ये जो रस्सी होगा वो इंटरनल होगा, और पूरे सिस्टम पे हमारा ये टोटल वर्क जीरो करेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा टी डॉट डी एस अप्लाई करते हैं, लेकिन हमको एक्सटेंशन में चाहिए तो सीधे हम सिग्मा टी डॉट ए पे चले जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये टेंशन कहीं एंगल वगैरह चेंज नहीं है। यहाँ देखिए किसी भी समय पर जो टेंशन फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच का एंगल जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा में जैसा डिस्प्लेसमेंट पे रिलेशन होगा वैसा ही हमारा एक्सलेशन में भी रिलेशन होगा। तो हम लोग डायरेक्ट सिग्मा टी डॉट ए अप्लाई कर रहे हैं। पूरे सिस्टम पे सिग्मा टी डॉट ए का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो टेंशन का वैल्यू हमने एफ माना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा राइट साइड में है तो दोनों के बीच में 180 डिग्री होगा। तो ये इस पर जो रिलेशन होगा टी एक्सलेशन इंटू कॉस 180 डिग्री, तो हमने ये लिखा है, देखिए टी एक्सेलेशन कॉस 180 का वैल्यू -1। इसके लिए हमने माना है एफ 3 एफ इंटू एक्सेलेशन A1, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। ये हो जाएगा 3F A1 कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक उसी तरह से यहाँ पर 2F फोर्स लग रहा है, एक्सेलेशन A2 है लेफ्ट साइड में, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो 2F A2 2F A2 दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो कॉस 0। तो ये हमारे पास रिलेशन आएगा। यहाँ एफ हम कॉमन निकाल देते हैं, तो हमारे पास रिलेशन आ रहा है एक्सलेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ से देखिएगा 3A + 2A। ठीक है, और हम A1 A2 को हम ए के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर चुके हैं। तो A1 इज इक्वल टू 3A और A2 इज इक्वल टू 2A। इसमें हम अगर पुट कर देते हैं तो हमारे पास रिलेशन आता है एक्सलेशन का। देखिए 3A 2A अगर हम पुट कर देते हैं तो 3 3 9 और 9 और 4 13A हमारा एक्सीलरेशन ऑफ ए मिलेगा। मतलब A1 A2 और एक्सीलरेशन इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा A1 A2 एक्सीलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, आप देखिए रेशियो, यहाँ 3A है, ये 2A है और यहाँ पर 13A आए। इसका मतलब हम 3 इंटू 2 इंटू 13 के टर्म में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। जैसा कि हमारा एक्सेलेशन में रिलेशन होगा वैसा ही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा। इसलिए x1 x2 xa का वैल्यू भी 3A 2 और 3:2:13 के रेशियो में ही हो। इसको अगर हम जनरलाइज अगर हम कहें तो 3x 2x और 13x हम लिख सकते हैं। जैसा कि हमको रिलेशन में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो x1 चला है सो और ये जो x2 चला है सो, दोनों मिला करके ये 100 है। इसका मतलब x1 + x2 की वैल्यू हमारा 100 है। तो यहाँ से एक रिलेशन और आया है x1 + x2 = 100। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 3x ये 2x तो 5x = 100, x = 20। तो क्लियर है xa का वैल्यू हमारा 13A आया। xa = 13A, 13 इंटू 20, ये वैल्यू पुट कर दिए हम, यहाँ से आ गया 260 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये इंड जो होगा वो 260 सेंटीमीटर आगे मूव करेगा। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दूसरे मेथड से भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप ध्यान से रखिएगा। इसमें कहा गया है कि जैसा कि पता है कि ये ब्लॉक है जिसका एक्सेलेरेशन हमने A1 माना है और इसका है A2। ठीक है, और इस इंड को F फोर्स से खींचा गया है। मान लेते हैं इस इंड का एक्सेलेरेशन A है। ठीक है, और इसका एक्सेलेरेशन A1 मानते हैं, इसका एक्सेलेरेशन A2 है। रस्सी में टेंशन हमारा F है। तो क्लियर है कि इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा F 3F लगेगा और यहाँ लगेगा 2F लगेगा। क्लियर है कि इसके लिए न्यूटन्स लॉ अगर हम लिखें तो हमारे पास एक्सेलेरेशन आएगा 3A रेशियो और एक्सेलेरेशन A2 का वैल्यू हमारा 2A रेशियो। देखिएगा A1 = कितना है, A1 = 3F/m और A2 = आया 2F/m। तो अगर F/m को अगर हम A मानते हैं तो A1 = 3A होगा और A2 = 2A। ठीक है, तो ये हमारा, तो जैसा रिलेशन हमारा एक्सेलेरेशन में होगा और वैसा ही रिलेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट में भी होगा। तो हम x1 = 3x और x2 = 2x हम यहाँ मान सकते हैं। दूसरा कि जो x1 है
और ये जो x2 है और इन दोनों का जो सम है वो हमारा 100 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से x1 प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 100, यहाँ से आ गया हमारा, देखिए x1 की वैल्यू इतना, x2 की वैल्यू 2x, तो 5x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हम यहाँ पे मान सकते हैं। अब इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा, बेसिक से हम लोग बिना सिग्मा टी डॉट ए लगाए हुए हम सॉल्व कर रहे हैं। आप यहाँ से देखिएगा क्या हो रहा है। जैसा कि हमने देखा कि x इक्वल टू 20 आया है, इसका मतलब ये जो चलेगा x1 का वैल्यू 3x, x2 का वैल्यू 2x, मतलब x1 जो चलेगा 3x चलेगा, 3x, x का वैल्यू 20 है, इसका मतलब 60 सेंटीमीटर चलेगा। और ये 2x है, 2x चलेगा, मतलब x का वैल्यू हमारा 20 है तो ये 40 सेंटीमीटर चलेगा। मतलब ये ब्लॉक हमारा लेफ्ट साइड है 40 सेंटीमीटर और ये ब्लॉक हमारा राइट साइड में 60 सेंटीमीटर चलेगा। मतलब जरा ध्यान से देखिएगा कि रस्सी लूज कितना होगा। ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों अगर नजदीक आ रहा हो, ठीक है, ये 60 चले या ये 20 चले, तो रस्सी लूज कितना होगा जरा देखिएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ x का वैल्यू 20 आया, इसका मतलब कि ये जो ब्लॉक है वो हमारा कितना चला है, 3x चला है। इसका मतलब 60 सेंटीमीटर हमारा इधर चला ये, और ये हमारा चला 2x का मतलब 20 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये ब्लॉक जब यहाँ से 60 सेंटीमीटर जाएगा तो रस्सी लूज कितना होगा। तो क्लियर है कि ये ब्लॉक जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो इतना रस्सी जो है वो हमारा लूज हो चुका होगा। मतलब 60 सेंटीमीटर ये, 60 सेंटीमीटर ये और 60 सेंटीमीटर ये, मतलब टोटल 180 सेंटीमीटर इस ब्लॉक के राइट साइड में मूवमेंट से लूज हुआ होगा। ठीक उसी तरह से ये हमारा देखिएगा 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ से पता चला कि ये लूज हुआ 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 180 सेंटीमीटर लूज हुआ इसके मूवमेंट की वजह से। ठीक उसी तरह से इसके मूवमेंट की वजह से ये 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर हमारा ये और 40 सेंटीमीटर ये, टोटल 80 सेंटीमीटर हमारा इसके वजह से ये रस्सी लूज हुआ 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब 180 प्लस 180 प्लस यहाँ से 40 और 40 80 और इसका मतलब 260 सेंटीमीटर ये दोनों ब्लॉक के मूवमेंट की वजह से 260 सेंटीमीटर स्ट्रिंग जो होगा वो लूज हुआ होगा। और वो स्ट्रिंग चूंकि टाइट रहना है, ये स्ट्रिंग जो है हम यहाँ से कंटिन्यूअसली खींच रहे हैं, तो क्लियर है कि चूंकि रस्सी हमारा हमेशा टाइट रहेगा, इसका मतलब कि जितना ये ब्लॉक के आने की वजह से 60 सेंटीमीटर जो लूज हुआ होगा उसको कंपनसेट करने के लिए ये इंड को 260 सेंटीमीटर राइट साइड में शिफ्ट करना होगा। इसका मतलब इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 260 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया 260 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और मेथड है जो सिर्फ एक कंस्ट्रेंट रिलेशन पर ही बेस्ड है। ये जो कंस्ट्रेंट रिलेशन हमने लिखा है सिग्मा टी डॉट ए, लेकिन हमने क्या किया है, ये जो सिग्मा टी डॉट ए हम राउंड फ्रेम से लगा रहे थे वो हमने एक्सेलरेटेड फ्रेम में हम अप्लाई किया है। थर्ड थर्ड मेथड हम कभी और कभी सॉल्व कर देंगे, इंट अभी कर देते हैं कि थर्ड मेथड में ये भी है कि सिग्मा टी डॉट ए जो है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, और ये जो टोटल वर्क डन बाय ये स्ट्रिंग है वो पूरे सिस्टम पे जीरो वर्क करेगा। ये स्टेटमेंट सारे फ्रेम के लिए भी सही होगा, क्योंकि ये जो है एनर्जी से रिलेटेड हमने स्टेटमेंट दिया है, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट सारे फ्रेम के लिए वैलिड होगा। तो हमने क्या किया है थर्ड मेथड में कि थर्ड मेथड में हमने क्या किया है, ये थर्ड मेथड में हमने क्या किया कि एक फ्रेम लिया है, हमने फ्रेम लिया है, एक ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर ये हमारा राइट साइड में मूव कर रहा है इतने एक्सेल से। ठीक है, तो इसके मूवमेंट की वजह से
इसमें और इसमें जो एक्सेलेरेशन दिखेगा, देखिएगा, इसमें एक्सेलेरेशन एक ऐड हो जाएगा यहाँ से। देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक अगर लिखना है, एक्सेलेरेशन ऑफ वन लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए लिखना है, तो हम लोग एक्सेलेरेशन ऑफ ए वन माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ कैपिटल ए, ठीक है। एक्सेलेरेशन ऑफ ए वन जो है हमारा ये राइट साइड में है, हम माइनस ए वन हमको ऐड करना है, तो ए वन हमारा राइट साइड में था, माइनस हमको लेफ्ट साइड में ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारा एक्सेलेरेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू ए मिलेगा। मतलब इस फ्रेम में हम इसका एक्सेलेरेशन अगर निकालना चाहते हैं, तो इसके एक्सेलेरेशन अगर निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेलेरेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ वन माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ ए। मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ वन में ऐड करना पड़ेगा माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ ए से, मतलब जो एक्सेलेरेशन हमारा ये राइट साइड में है उतना एक्सेलेरेशन हमको उलट करके इसमें ऐड करना होगा। तो हमने दोनों ब्लॉक पे ये एक्सप्रेस कर दिया है माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ ए, ताकि हमारा इस फ्रेम में दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन मिल जाए। मतलब इस ब्लॉक का जो एक्सेलेरेशन होगा वो हमारा होगा इतना प्लस एक, इस ब्लॉक का जो एक्सेलेरेशन होगा ए टू प्लस ए वेक्टर, मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट नेट होगा वो हमारा नेट एक्सेलेरेशन होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो नेट एक्सेलेरेशन होगा इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। और उसके बाद हमने सिग्मा टी डॉट ए अप्लाई कर दिया है इस फ्रेम। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से टी 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 थ्री टी के लिए थ्री टी का इसके साथ पॉजिटिव होगा और इसके साथ निगेटिव होगा, क्योंकि ये 0 डिग्री एंगल बना रहा है, ये 180 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 3t a1 माइनस 3t a प्लस, यहाँ से देखिएगा एफ 2f है, 2f a2 के साथ पॉजिटिव, ये 0 डिग्री है, तो 2f इन दोनों के साथ a2 और a के साथ दोनों के साथ 0 डिग्री में बढ़ा रहा है, तो नेट एक्सेलेरेशन हमारा आ गया इतना प्लस इतना, ठीक है। और नेट फोर्स हो गया 2f, तो हमारा हो गया 2f इंटू नेट एक्सेलेरेशन a2 प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ a इंटू कॉस 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरह से हम सॉल्व कर दिए। a1 का वैल्यू फिर हम यहाँ से 3a, a2 के जगह पर हम 2a यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं, तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू हमारा 13 आएगा, ठीक है। ये रिलेशन आपको ग्राउंड फ्रेम से जब सॉल्व कर रहे थे तो भी आया। ये देखिए 13, ठीक है। हम ये फ्रेम चेंज करके भी हम सिग्मा टी डॉट एस या सिग्मा टी डॉट वी या सिग्मा टी डॉट ई हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू हमारा कितना आ गया, तो हम लोगों ने देखा एक्सेलेरेशन का वैल्यू 13 आया, और इन तीनों का रेशियो होगा 3:2:13। यहाँ से जैसा एक्सेलेरेशन में रिलेशन वैसा ही डिस्प्लेसमेंट 3:2:13, इसको हम 3x 2x 13x लिख सकते हैं। x1 प्लस x2 की वैल्यू जो है हमारा दिया हुआ है ये 100 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से वो फिर फर्दर सेम ही कैलकुलेशन होगा 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 100, x का वैल्यू 20 और एक्सटेंशन ऑफ x इज इक्वल टू 13x यहाँ से, ठीक है। 13x, x की वैल्यू 20 पुट कर देंगे, 260 सेंटीमीटर होगा। आप बताइए कौन सा मेथड आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप इस पे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देखते रहिए अगले नेक्स्ट टॉपिक। आप खुद बता सकते हैं कि किस पे हम ये वीडियो लेक्चर तैयार करें, ठीक है। जो आपकी प्रॉब्लम है वो आप मैसेज में सेंड कर दें कि किस टॉपिक पे आप वीडियो लेक्चर चाहते हैं।